नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे लेके आए हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इस सेट में हमारे पास कुल 15 क्वेश्चंस हैं और ये 15 क्वेश्चन आपके कमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनके साथ साथ जो बच्चे आपका नेट दे रहे हैं, जो बच्चे नेट का एग्जाम दे रहे हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर वे आईएएस दे रहे हैं, या पीसीएस दे रहे हैं, या लोअर सबऑर्डिनेट दे रहे हैं, या फिर वो आरओ एआरओ दे रहे हैं, इन सभी के लिए ये बराबर इंपॉर्टेंट, बराबर का महत्व रखता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चंस जो हैं वो संविधान से रिलेटेड हैं और संविधान सभी के लिए उभयनिष्ठ, सभी के लिए कॉमन है। तो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट किए गए हैं, तो सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इसको देखेंगे क्योंकि स्पेशली ये उनके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं और हमारा पूरा फोकस भी इस समय उन्हीं की प्रैक्टिस कराने में लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अपने समापन भाषण में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने निम्न में से किसे अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना था? त्रिमूर्ति में नहीं चुना था। इससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा गया है, त्रिमूर्ति में किसको चुना गया था? तो यहां क्या पूछा? त्रिमूर्ति में नहीं चुना गया था। त्रिमूर्ति में चुना किन्हें गया था पहले समझिए। पहला विकल्प है स्वतंत्रता, दूसरा है लचीलापन, तीसरा है समानता और अगला है भ्रातृत्व। ठीक है, त्रिमूर्ति में चुना गया था स्वतंत्रता को, समानता को और भ्रातृत्व को। नहीं चुना गया में क्या हो जाएगा? ठीक है, लचीलापन, यानी लचीलापन त्रिमूर्ति में नहीं आएगा, तो विकल्प के हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, अंबेडकर साहब का यह मानना था कि किसी भी गणराज्य के लिए कम से कम इन तीन बातों का होना बहुत आवश्यक है। और चूंकि संविधान सभा का यह समापन भाषण था, तो वहां उस समय की यह स्पीच बहुत मायने रखती थी। उसमें उन्होंने ये माना था कि दरअसल स्वतंत्रता एक मूलभूत आवश्यकता है किसी भी देश के नागरिकों के लिए, और इसके जितना अधिक स्वतंत्रता हम प्रदान करेंगे किसी को, आप जानते हैं वर्तमान के दौर में भी किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को जितना अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और आप अभी देख रहे हैं कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जिसमें स्वतंत्रताएं जो है, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ कोर्ट के द्वारा बढ़ाई जा रही हैं, तो कुछ संसद के द्वारा बढ़ाई जा रही है। ठीक है उसके पीछे कारण यही है कि दरअसल स्वतंत्रता किसी भी सभ्य राष्ट्र के नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक होती है। अंबेडकर साहब इसका बड़ा समर्थन करते थे, किसका? स्वतंत्रता का। दूसरा, समानता। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं समानता की समस्या बनी रहती है। ठीक है, वो समानता लैंगिक हो सकती है, वो समानता जातीय हो सकती है, वो समानता धार्मिक हो सकती है, यानी इन सब विभिन्न प्रकार के आधारों पर, ठीक है, असमानताएं हैं। और जब तक किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के बीच में समानता का व्यवहार नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं होगी, तब तक उसका विकास या उसे सभ्य राष्ट्र नहीं माना जा सकता। तो दूसरा, यहां पर अंबेडकर साहब समानता को बड़ी इंपॉर्टेंस दिया करते थे। और तीसरा था भ्रातृत्व। भ्रातृत्व यानी भाईचारा, आपस में प्रेम लगाव। कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता, ऐसा अंबेडकर साहब का मानना था, कि जब तक उनके नागरिकों के बीच में आपस में भ्रातृत्व की भावना नहीं होगी, भाईचारे की भावना नहीं होगी, यानी उनमें आपस में प्रेम लगाव नहीं होगा, ठीक है, उस देश का विकास नहीं हो सकता है। और इसीलिए इन तीनों तत्वों को उन्होंने क्या कहा था? त्रिमूर्ति कहा था। क्या कहा था? त्रिमूर्ति कहा था। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी, लचीलापन को त्रिमूर्ति में शामिल नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, जिसका लक्ष्य भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था, को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, पहले यह बिल था, पास होने के बाद क्या हो जाता है? एक्ट बन जाता है, अधिनियम हो जाता है।
इस बिल को जिसमें कि भारत और पाकिस्तान का अलग अलग यानी दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होना था, ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था, को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था जुलाई 2 1947 को, जुलाई 4 1947 को, जुलाई 8 1947 को, अगस्त 10 1947 को। ठीक है, इस बिल को पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को इसको ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इसे पेश तो 4 जुलाई 1947 को किया गया था, लेकिन इसे पास किया गया था 18 जुलाई 1947 को। यानी 4 जुलाई को पेश किया गया था, लेकिन 18 जुलाई 1947 18 जुलाई 1947 को क्या किया गया, इसको पास किया गया। ठीक है, इसे पास किया गया और इसके पास होने के साथ ही इसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 का स्थान ग्रहण कर लिया। यानी अब यह अधिनियम ही प्रभावी होना था और जिसके आधार पर क्या था कि दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होना था। और यहां यह भी जानते हैं आप कि यह बिल जो था वो तत्कालीन भारतीय वायसराय माउंटबेटन योजना के आधार पर इस जो है बनाया गया था और उन्हीं की योजना के क्रियान्वयन के लिए यह बिल लाया ही गया था और उन्हीं की योजना को क्रियान्वित भी इसने किया। ठीक है, तत्कालीन वायसराय लुईस माउंटबेटन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसमें। कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन क्या था? इनमें से कौन भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ? ब्रिटिश इंडिया किसे कहते हैं? जो ब्रिटिशर्स के द्वारा विजित प्रदेश थे, जहां तक ब्रिटिशर्स का शासन था उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश इंडिया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, का विभाजन हुआ लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड डफरिन। अभी हमने कहा लॉर्ड लुईस माउंटबेटन कौन थे उस समय? माउंटबेटन। और हमने बताया कि इन्हीं की योजना ही थी माउंटबेटन योजना, जिसको हम आप कहते हैं माउंटबेटन योजना के तहत ही यह था। इस योजना में इन्होंने क्या बनाया था कि दो स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और दोनों स्वतंत्र राष्ट्रों के अपने अपने जो भी संविधान होंगे, व्यवस्थाएं होंगी, यानी उनके प्रदेश अलग होंगे, उनके प्रदेश अलग होंगे, और यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन, यानी भारत का विभाजन होना तय था और भारत के विभाजन के पश्चात जो है एक राष्ट्र भारत, ठीक है, और एक राष्ट्र पाकिस्तान बनना था। इसके पहले के वीडियो में हम आपको पहले बता चुके हैं कि पाकिस्तान के यानी पृथक मुस्लिम राज्य की मांग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था, जो कि एक कवि थे। उन्होंने इलाहाबाद के अधिवेशन में सबसे पहले इसकी मांग किया था। लेकिन पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जफर अली ने किया था। यह कौन था? यह ब्रिटिश कह सकते हैं तत्कालीन ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही एक स्टूडेंट था और इसने एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम था नाउ एंड नेवर। उस आर्टिकल में इसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अलग पाकिस्तान की मांग जैसे कहते हैं आप, या अलग मुस्लिम राज्य की मांग, वो मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक है, यहां आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है। ब्रिटिश संविधान, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए हमेशा। ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। यह कथन किसका है? यानी ये क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश संविधान, यानी ब्रिटेन के संविधान से ही विभिन्न संविधान निकले हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ब्रिटेन के संसद से ही विभिन्न प्रकार की यानी अलग अलग देशों की संसदों का भी जन्म हुआ है। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट से अलग अलग कंट्री की पार्लियामेंट का जन्म हुआ है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का भी जन्म हुआ है। यह किसका कथन है? मुनरो, डनिंग, वेजहोट, रामसे मुइर। आंसर होगा इसमें ए। ये मुनरो का कथन है। मुनरो एक आप जानते हैं जबरदस्त पॉपुलैरिटी वाले विद्वान थे, लेकिन ये आप थोड़ा सा इनको इस मामले में हल्का सा
इगोइस्ट भी कह सकते हैं, या इनके अंदर इस बात का प्राउड था कि वो ब्रिटिशर्स हैं, थोड़ा इनके बारे में ऐसा माना जाता है, ठीक है। और लेकिन सबसे पहले इन्होंने ये बात कही थी कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है, ठीक है। किसने कहा था? मुनरो ने कहा था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया? जेबी कृपलानी क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया, माउंटबेटन योजना को एक्सेप्ट नहीं किया? तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, जिसे 18 अगस्त 1947 को क्या किया गया? पारित किया गया, और जिसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 का स्थान लिया बाद में, और जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो किसने इस माउंटबेटन योजना को अंत तक अस्वीकार किया, यानी लास्ट तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया? किसने नहीं किया? जेबी कृपलानी, जीबी पंत, ठीक है, जेबी कृपलानी, जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल। आंसर होगा इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है। देखिए, सबसे पहले यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, सरदार पटेल साहब ने कहा कि अब कोई चाहे न चाहे या जिन्ना चाहे न चाहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान बने। इसी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो भी इसके पक्ष में थे। तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण नेता थे जो फिलहाल जो है पाकिस्तान बनाने के पक्ष में आ गए थे। स्टार्टिंग में गांधी जी तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में गांधी जी ने भी क्या किया? पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार कर लिया। लेकिन उन प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है टीजीटी में, ठीक है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ये ऐसे शख्स रहे जो अंत तक माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी माउंटबेटन योजना को स्वीकार नहीं किया, यानी पाकिस्तान बनाने के विरोध में हमें ये अंत तक खड़े रहे, ठीक है। कौन थे ये? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र राज्य बना, यानी रिपब्लिक स्टेट बना, ठीक है, गणतंत्र राज्य बना। गणतंत्र हम उसे कहते हैं जिनका अपना लिखित संविधान होता है। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं आपको यहां पर मैं कि गणतंत्र हम उन्हें कहते हैं, रिपब्लिक उसे माना जाता है जिसका अपना संविधान होता है, ठीक है। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इसका संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ संविधान क्या कुछ भाग वो जो 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था। लेकिन जब पूछा गया कि कब अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 होगा, लेकिन कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और जिस दिन से इसको लागू किया गया उसी दिन भारत क्या बना? एक गणतंत्र बना, यानी रिपब्लिक बना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान निर्मित हुआ था, बहुत ही सरल क्वेश्चन दे दिया हमारे टाइपिस्ट महोदय ने। भारत का संविधान निर्मित हुआ था 2 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को। तो जाहिर सी बात है आप सबको पता होगा आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत का, अच्छा देखने में आपके लिए बहुत सरल लग रहा होगा, पर एक्चुअल में इसका आंसर सरल इसलिए नहीं है या इस आधार पर सही नहीं है क्योंकि यहां 2 में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। भारत का संविधान निर्मित हुआ था एक शब्द है, और भारत का संविधान लागू हुआ था ये दूसरा शब्द है।
ठीक है, और दोनों पे क्वेश्चन बनता है। तो भारत का संविधान जब लागू हुआ था तभी भारत गणतंत्र बना, वो क्या था 26 जनवरी 1950। लेकिन भारत का संविधान निर्मित कब हुआ था? अगर निर्मित को देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो अगर निर्माण की बात करेंगे तो कंफ्यूज ना होइएगा, जब भी निर्माण की बात आए क्या हो जाएगा 26 नवंबर 1949 आ जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्मित हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस टीकाकार ने, टीकाकार मतलब जो जिसने कमेंट किया हो, टीकाएं लिखी हुई हो, ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय, नेट का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, रिपीट किया गया है, भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की। निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? ग्रेनविल ऑस्टिन, माइनर विनर, सी राजगोपालाचारी और के.टी. शाह। भारतीय संविधान के बारे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी थी और यह टिप्पणी उस समय के एक बहुत ही पॉपुलर विद्वान जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक ब्रॉड स्टडी की थी, भारतीय संविधान का बृहद अध्ययन किया था और भारतीय संविधान के ऊपर कई किताबें भी लिखी थी। किसने लिखी थी? एक कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का। इनकी बहुत पॉपुलर किताब का नाम था, इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान पर रिसर्च किया था। इनकी बहुत पॉपुलर किताब का नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी इनकी और इस किताब को उन्होंने लिखा था 1966 में। इसके बाद इन्होंने और भी किताब लिखी थी, वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस। इसके अलावा और भी आगे किताबें लिखी थी इन्होंने। द इंडियन एक्सपीरियंस 1999 में आई थी, 1999 में आई थी। तो इनका यह मानना था कि जो इन्होंने कहा, जो इनका यह मानना था, अब इसको क्या मानना था थोड़ा इसको समझ लीजिए आप लोग क्या कह रहे हैं। भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की। नियति किसे कहते हैं? जो भविष्य में हो रहा होता है, या भविष्य में जो होने वाला होता है या जो वर्तमान में है, हम स्पेशली कह सकते हैं वर्तमान में, कहते हैं यही हमारी नियति है। मतलब जब जैसा है हमारे पास जो भी है उसका प्रैक्टिकल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में रखते हैं और उसको इंप्लीमेंट इस प्रकार से करते हैं कि वह वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए कहीं ना कहीं लाभकारी होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एक तरह से नियत कहते हैं। तो नियत का सामना करना, जैसे हमारे सामने कोई चीज आ जाए या कोई समस्या आ रही है और इस बात को अपने आप में तैयार कर लें, नहीं ये चीज तो हमारे साथ होनी है और जो होनी है उसका हम डट करके सामना करेंगे, उसे कहते हैं नियत का साक्षात्कार। और भारतीय संविधान को संविधान सभा ने इस प्रकार से निर्मित किया कि यह पहले भी कारगर था, वर्तमान में भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक होगा, क्योंकि इस संविधान में यह पूरी व्यवस्था की गई है कि इसको भविष्य के अनुसार आप परिवर्तित कर सकते हैं। यानी अगर आपने अब तक 127 संविधान संशोधन कर लिए तो भविष्य में भी आप कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, चाहे वह व्यक्ति का स्वभाव हो या कोई संस्था हो या कोई संरचना हो या कोई मशीन हो, समय के अनुसार परिवर्तन अगर जिसमें संभावित होता है वही वर्तमान के साथ साक्षात कर पाता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। ठीक है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्राप्त किया गया था? ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्राप्त किया गया था? पौंडीचेरी, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा। ऑपरेशन विजय आप जानते हैं गोवा के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन विजय गोवा के लिए चलाया गया था और ये 1961 का ऑपरेशन था। किसका था?
भारतीय सेना का ऑपरेशन था, एक सैन्य अभियान था, ठीक है। और इस सैन्य अभियान का आप जानते हैं किसी भी सैन्य अभियान का एक कूट नाम होता है, यानी जिसको छिपाया जाता है और उसी आधार पर ऑपरेशन चलाया जाता है। एक होता है जिसको बता करके किया जाता है। तो 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं गोवा बाद में भारत संघ में शामिल हुआ है, पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने एक जो गुप्त अभियान अपना चलाया था 1961 में, उसे ही क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जन गण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? जन गण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, 24 जनवरी 1950। आंसर हो जाएगा इसमें 24 जनवरी 1950। जनगण मन जो कि आप जानते हैं भारत का क्या है, इसको संविधान लागू होने के 2 दिन पहले अपनाया गया था। इसको संविधान सभा में गाया गया और इसको अपनाया गया। अब जनगण मन आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत मशहूर इंपॉर्टेंट, ठीक है, और प्रमुख किताब, उसका नाम है गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि से इसको लिया गया था, और इसे पहली बार कहां गया था? इसको 27 दिसंबर 1911 को, कब? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको सबसे पहली बार जो है वो गाया गया था, ठीक है। और इसे कुल आप जान लीजिए यहां पर ये भी, इसे कुल 52 सेकंड में गाने का प्रावधान है, यानी ये पूरा जो जनगण मन है इसको 52 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी प्रावधान ये है कि 52 सेकंड में इसको गाया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा डेट इसमें? 24 जनवरी 1950, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं व्यक्तिवादी विचारक के रूप में, दलीय व्यवस्था संबंधी विचारों के लिए, मूल्य विहीन व्यवस्था के लिए, समाजवादी अवधारणा के लिए। आंसर होगा इसमें डी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े समाजवादी नेता थे और अपनी समाजवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। दूसरी बात ये कि यहां ये भी आपको जानना होगा कि राम मनोहर लोहिया किस प्रकार का समाजवाद चाहते थे। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, हैवी ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म, ये इनकी प्रमुख किताबें थी। इनका जो समाजवाद था ये मानते थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र है, समाज ही क्या है? उनका कार्यक्षेत्र है। और वे अपने कार्यक्षेत्र को, जब समाज ही कार्यक्षेत्र होता है, तो इन्होंने कहा कि समाज को हम इस प्रकार से कल्याणकारी अनुभूतियों से या कल्याणकारी योजनाओं से इस प्रकार से हम उनको कह सकते हैं समृद्ध करना चाहते हैं, इनरिच्ड करना चाहते हैं, या उन्हें इस प्रकार से राज्य की योजनाओं से लाभ पहुंचाना चाहते हैं कि समाज की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके और समाज यह महसूस कर सके कि जो राज्य का निर्माण हुआ है वह हमारे लिए हुआ है, हम राज्य के लिए नहीं हैं बल्कि राज्य हमारे लिए है। और राज्य का जो प्रमुख स्वरूप होता है या जो राज्य की प्रमुख अवधारणा है उसके केंद्र बिंदु में समाज को होना चाहिए, ठीक है। वास्तव में समाजवाद के बारे में सबकी परिभाषाएं अपनी अलग अलग हैं, पर इनकी परिभाषा में था कि इनकी परिभाषा में समाज ही क्या था? उनका कार्यक्षेत्र था और वह अपने कार्यक्षेत्र को जन मंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे, ठीक है। तो यह था इसमें समाजवादी अवधारणा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह किसने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध
नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है। या किसने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पीपी सिंह, चंद्रशेखर। स्टेटमेंट है ये इंदिरा गांधी साहिबा का। किसका स्टेटमेंट है? इंदिरा गांधी साहिबा का। क्या कहा था इंदिरा गांधी साहब ने? वचनबद्ध नौकरशाही। बहुत आलोचना हुई थी इसकी। ये चाहती थी कि नौकरशाही क्या रहे? वचनबद्ध रहे। लेकिन नौकरशाही की वचनबद्धता ना तो मैक्स वेबर एक्सप्लेन कर पाए हैं और ना ही जो है, अब सबने अपने तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि, लेकिन अभी भी इसमें कंफ्यूजन रहता है कि नौकरशाही किसके प्रति वचनबद्ध हो? सरकार के प्रति, जनता के प्रति, संविधान के प्रति, या संसद द्वारा बनाए गए नियमों, उपनियमों, कानूनों के प्रति? लेकिन इनकी वचनबद्ध नौकरशाही की प्रतिबद्धता किसके प्रति थी? सरकार के प्रति। यानी ये चाहती थी कि जो नौकरशाही हो वो किसके प्रति वचनबद्ध हो? सरकार के प्रति। अब अगर सरकार के प्रति वचनबद्ध है और सरकार अगर कहीं कुछ गलत कर रही है तो जनता का शोषण हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं वह आपातकाल का वह समय था इंदिरा गांधी का, जिसमें जो है जनता का, या कह सकते हैं जो है नेताओं का, लोगों का शोषण कहीं ना कहीं हुआ था। और इसीलिए भारतीय लोकतंत्र में आपातकाल के समय को एक काला अध्याय के तौर पर वर्णित किया जाता है। यानी उसे भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ माना नहीं जाता है। ठीक है। संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था, उसके बहुत सारे ऐसे संशोधन थे उस समय जो बाद में परिवर्तित भी कर दिए गए। बहुत सारे संशोधन ऐसे थे जो कह सकते हैं आपकी भारतीय संविधान का कहीं ना कहीं गला घोटने वाले थे। ठीक है। तो इसलिए ये चाहती थी कि वचनबद्ध नौकरशाही रहे। सभी चिंतक भी चाहते हैं कि वचनबद्ध नौकरशाही रहे, लेकिन वचनबद्धता किसके प्रति? जनता के प्रति, सरकार के प्रति, संविधान के प्रति, संसद के प्रति? इसमें समस्या रही है। ये चाहती थी कि नौकरशाही की वचनबद्धता सरकार के प्रति रहे, जो कहीं ना कहीं आलोचना का क्या हुआ था? कारण बना था। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है। सुमेलित करना है आपको और संकेतों से दिए गए सही उत्तर को आपको चुनना है। ठीक है। सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 संदर्भित है उससे। ठीक है। क्या है? आइए मिलाते हैं। अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है? अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों की बात करता है। मैं इसको थोड़ा अलग पेन से ले लेता हूं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों की बात करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है। समान अवसर की बात करता है। जाहिर सी बात है, इसमें अगर मिलाएं इसको तो क्या हो जाएगा? ए किससे मिल रहा है? डी से, और किसी विकल्प में है पहला ही मार दीजिए फिर ध्यान से। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर हो जाएगा। यानी ए का डी, ठीक है, और सेकंड का यानी फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, और फोर्थ का हो जाएगा सी। ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो है नहीं है, शायद सब लिखा हुआ है। ठीक है। फिर भी आप जान लीजिए 16 किसकी बात करता है? रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है। यानी संविधान में किसी प्रकार की समस्या होने पर। ठीक है। और 14 किसके लिए है? विधि के समक्ष समानता की बात करता है। और 17 किसी भी प्रकार से अनटचेबिलिटी को का अपोज करता है। किसी भी प्रकार से, किसी भी आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर जो है वो किसकी बात करता है? किसी से कोई विभेद नहीं होना चाहिए। और साथ में यानी किसी को अस्पृश्य यानी अनटचेबल बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य बनाने और समाप्त करने की सख्त निहित है। राज्य बनाने
और समाप्त करने की शक्ति निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में और लोकसभा में। आंसर इसका हो जाएगा संसद में। क्या हो जाएगा? संसद में। क्या है? अनुच्छेद 3 आपका कहता है, अनुच्छेद 3 यह कहता है कि भारतीय संसद को नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों की सीमा में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन का अधिकार है। लेकिन वहीं पर यह व्यवस्था भी दी गई है कि किस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा। अधिकार तो संसद को है, राज्यों की किसी में कोई भूमिका नहीं है। लेकिन व्यवस्था क्या है कि जिस जब नए राज्य के बनाने की बात आती है तो उससे संबंधित विधेयक से संबंधित सूचना राष्ट्रपति के माध्यम से संबंधित राज्यों को, जो राज्य उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, संबंधित राज्यों को भेजा जाता है। संबंधित राज्यों की तय समय सीमा के अंतर्गत उनकी राय मांगी जाती है। अब तय समय सीमा के अंतर्गत उनकी क्या राय है? यह राय नए राज्य की सीमा में परिवर्तन का विरोध भी हो सकती है, नए राज्य के निर्माण के संदर्भ में भी हो सकती है, जो भी हो सकती है। ठीक है, उस तय समय सीमा के अंतर्गत वह राय उनकी आनी चाहिए। बिना उस राय यानी उस तय समय सीमा की अवधि के अंदर अगर राय नहीं आती है तो भी आप बिल को संसद में पेश कर सकते हैं, और अगर आ जाती है तो भी संसद में पेश कर सकते हैं। आप राय से इत्तेफाक रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन यहां पर राज्यों की किसी भी प्रकार की राय को मानना या ना मानना ये संसद के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, संसद यहां इस मामले में स्वतंत्र है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के माध्यम से यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन राज्यों की सहमति असहमति यानी उनके विचार मांगने की व्यवस्था भी की गई है, जो राष्ट्रपति के माध्यम से कहीं ना कहीं मांगा जाता है। ठीक है, यह था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया क्योंकि कई किताबों में कंफ्यूजन भी है। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। नहीं तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप जानते हैं जो हमारा मूल संविधान था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन जो वर्तमान संविधान है उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन कई किताबों में आप पाएंगे किसी में 445 दे दिया गया होगा, किसी में 448 दे दिया गया होगा, किसी में इससे कम दे दिया गया होगा, हो सकता है किसी में ज्यादा दे दिया गया हो। दरअसल क्या है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वास्तव में यह प्रारूप समिति का एक प्रकार है जिसमें यह था कि इससे ज्यादा और कुछ बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर कुछ बढ़ाया जाएगा तो उसमें अनुसूचियां बढ़ सकती हैं। ठीक है, अनुसूचियां बढ़ सकती हैं और अनुसूचियों से संबंधित व्यवस्था संविधान के किसी ना किसी अनुच्छेद में अवश्य होगी, लेकिन वह मुख्य अनुच्छेद ना हो करके वर्तमान के अनुच्छेदों का ही एक भाग होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अनुच्छेद 1 है तो उसमें जोड़ना हो तो 1 का फर्स्ट जोड़ सकते हैं, 1 का सेकंड जोड़ सकते हैं, 1 के फर्स्ट का ए जोड़ सकते हैं, 1 के फर्स्ट के ए में स्मॉल ए जोड़ सकते हैं। लेकिन 1 से उसको 2 नहीं कर सकते हैं, यानी 95 से 96 नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर हमने लिया आंसर आपका जो होगा वो, इसको ध्यान रखिएगा, 395 अनुच्छेद ही हैं। वैसे तो अगर देखा जाएगा तो इस समय जो है अगर वर्तमान में ही देखा जाए तो लगभग 448 हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं? 448 तक हो सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए कई किताबों में गलत दिया गया है। इसलिए यहां पर आप लोग रट लीजिएगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या उतनी ही है जितना पहले थी। वर्तमान जो भविष्य में जोड़े गए वे उनके एक भाग के, यानी उन्हें वर्तमान अनुच्छेदों के ही एक खंड उपखंड के तौर पर जोड़े गए हैं, अलग से अनुच्छेद नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। ठीक है, कोशिश की हमने कि आपको एक नई जानकारी दे सकें और आशा करता हूं आप लोग संतुष्ट होंगे। वीडियो को शेयर करिएगा। नए सब्सक्राइबर हैं, नए अगर आप वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जो है चैनल को। और साथ में ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 7 AM पर 7 बजे से साकेत IAS की इस कटरा ब्रांच में, यानी साइंस फैकल्टी गेट के सामने 7 बजे से क्लासेस चल रही हैं पॉलिटिकल साइंस की 7 से 8:30। और अगर आप TGT के 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं SST में तो 8:30 से 10 चल रही है हिस्ट्री की क्लास और 10 से 11:30 चल रही है ज्योग्राफी क्लास। ठीक है, तो आप इसमें भी आ सकते हैं ऑफलाइन।
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फैसिलिटी मौजूद है जो आप लोग लेना चाहे ले सकते हैं। फिलहाल आपकी टीजीटी पीजीटी की पूरी प्रिपरेशन हम YouTube के माध्यम से करा रहे हैं, ये हमारा वादा है। आपको लगातार हम कोशिश करेंगे पूरे सिलेबस को हम टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट कर सकें और साथ में आपको कंटेंट भी देते जाएंगे। इसीलिए अगर आप चैनल पर जाएंगे तो दो प्रकार की प्लेलिस्ट बनी है। एक प्लेलिस्ट बनी है आपकी किसकी, जो हम टेस्ट पेपर करवा रहे हैं उसकी अलग से यानी टेस्ट की, और दूसरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो बनी हुई है कंटेंट की। ठीक है, दोनों आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।